जो तो आज हम हिंदी लेसन गुप्त धन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले ही डाल रखा है, जिसको इंटरेस्टेड है, जिनको देखना है वो आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन वीडियो वो भी मैंने डाल दिया है, तो जिसको जो वीडियो देखना है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये जिनको टाइम नहीं रहता है, जिनको सिर्फ मेन स्टोरी मालूम चाहिए, उनके लिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो गुप्त धन ये प्रेमचंद ने लिखा है, तो लेखक का नाम याद रखिए और किस पार्ट से है ये भी याद रखिए। तो इसमें मेन जो पात्र हो गए, नहीं तो जिन कैरेक्टर हो गए, तो एक ईंटों का पजावा होगा, मतलब ईंटों का कारखाना के जिसमें लोग ईंटें का काम करने के लिए आते हैं, ईंटें सजाने के लिए आते हैं काम करने के लिए। दूसरा मगन सिंह, एक यहाँ का मजदूर जो बहुत ही मेहनत करता है और छोटा सा बालक है, जो अपनी अवस्था से भी ज़्यादा मेहनत करता था। बाद में बाबू हरिदास जो ईंटों का पजावे का मालिक है, मतलब ईंटों का कारखाने का मालिक है। और लास्ट में होगा प्रभुदास। तो प्रभुदास जो बाबू हरिदास है, जो मालिक है ईंटों का कारखाने का, ईंटों का जो मालिक है, इसका बेटा है। ओके, तो देखेंगे अभी क्या होता है। तो बाबू हरिदास ईंटों का पजावा देहात वृद्ध और बालकों और ईंटों के बोझे से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। तो बाबू हरिदास का ईंटों का जो कारखाना था वो शहर से लगा हुआ था, और बूढ़े लड़के और स्त्रियां वहां पर काम करने के लिए आते थे। तो उनको काम करते हुए देखना बहुत ही दुखद जैसा लगता था, बहुत मेहनत करते थे। ओके, तो एक छोटा लड़का जो सदैव अपनी अवस्था से लड़कों की दुगनी ईंटें उठाकर काम करता था। तो एक उसमें मगन सिंह का नाम का एक लड़का था जो बहुत मेहनत करता था, अपने हिसाब से भी ज़्यादा मेहनत करता था, दुगनी मेहनत करता था। ओके, तो और लड़के बनिए की दुकान पर घूर खाते और आने जाने इक्के और हवाई गाड़ियों के व्यक्ति संग्राम में जोहा के बाजू के दिखाता। ओके, तो इसका मतलब क्या है। तो बाकी के उसी उम्र के जो लड़के थे वो थोड़े दुकान पे जाके गुड़ खाते, चॉकलेट की तरह उस टाइम पे गुड़ मिलता था, चॉकलेट नहीं मिलती थी। तो गुड़ खाते, और कोई रहता वो इक्को और हवाई गाड़ियों मतलब एरोप्लेन, नहीं तो गाड़ियाँ देखने में खुश होता था। व्यक्ति के संग्राम में अपने जुहा के बाहु के दिखाता, मतलब अपने जो ताकत है वो थोड़े अपने ताकत दिखाते थे एक दूसरे को कि मैं इतना ताकतवर हूँ करके। ठीक है, तो ऐसे करके वो अपना टाइम पास करते थे। तो बाबू हरिदास कभी भी पैसे वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक पैसे दीजिए, और कभी कभी उसे कुछ खाने को भी देते। तो बाबू हरिदास जो था, जो ईंटों का कारखाना का मालिक था, वो मगन सिंह में बहुत खुश होता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम करता और रुकता नहीं मेहनत से। ओके, तो कभी कभी वो क्या करता है, उसका जो मुंशी था, मतलब पैसा देता था उनको हिसाब से, उसको बोल के रख देता कि इसको ज़्यादा थोड़ा पैसा दो, और उसको कभी कभी खाने को भी लाता था। तो मगन सिंह घर में एक वृद्ध माता और सेवा और कोई नहीं था, और वो भी रोगग्रस्त रहती है। मगर रोटी बनाता और अपने माँ का खिलाता था। ओके, तो उसके घर में सिर्फ एक रोगग्रस्त माता थी और कोई नहीं था। ओके, वो भी बूढ़ी थी। ओके, तो वो भी कुछ बीमारी के कारण बेड पे ही सो रही रहती थी, खाट पर ही पड़ी रहती थी। ओके, तो रोटी के भी लोटी वो काम से जाता, तो बाद में रोटी बनाता और अपने माँ का पेट भरता था। ओके, तो उसके बाद मगन सिंह कर्तव्यशील और चतुर था। ओके, मजदूरों से उठाकर अपने नौकरों में रख दिया। तो मगन सिंह की तो कर्तव्यशील और चतुरता देखकर उसको नौकरों के श्रेणी में बाबू हरिदास ने रख लिया, उसको प्रमोशन कर दिया। अभी वो दिन के हिसाब पे नहीं था, मजदूर नहीं था वो, अभी नौकरों की श्रेणी में उसको रख दिया था।
तो बाद में क्या होता है, मगन सिंह 3 दिन तक गैर हाजिर होता है। तो वो हमेशा तो रहता है अपने काम पर, कभी भी लेट नहीं होता था, टाइम टू टाइम अपना काम करता था। तो मगन सिंह अचानक से 3 दिन तक गैर हाजिर होता है, मतलब एब्सेंट रहता है। तो चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह उसके घर पहुंच जाते हैं। तो ईंटों का मालिक जो है बाबू हरिदास, वो पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो मगन सिंह की अवरुद्ध कंठ तो बाहर आके देखता है कि दरवाजे पर बाबू हरिदास है। तो वो पूछने पर उसको बताता है कि अवरुद्ध कंठ मतलब नीचे स्वर से बोलता है कि अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती कि अभी बचूंगी नहीं। तो वो बोलता है कि अम्मा बोलती है कि अभी वो बचने वाली नहीं है और वो बहुत बीमार रहती है अभी। तो अम्मा कई बार आपको बुलाने के लिए मगन को कह चुके हैं। तो वो बोलते मगन सिंह कि मेरे को आपको बुलाने के लिए बहुत बार कह चुकी है, पर मैं संकोच के कारण नहीं आ पाया। तो वो जाकर अंदर देखता है बाद में बाबू हरिदास। तो सारा घर भौतिक निसार का परिचय था। तो घर पे जाकर देखता है तो पूरा घर खंडहर की तरह रहता है। सब ईंटें पड़े हुए, सूखी मिट्टी पड़ी हुई, कंकड़ पड़े हुए रहते हैं। तो रहने का रूम भी उसका अच्छा नहीं रहता है। तो भौतिक निसार का परिचय मतलब सब तहस नहस का एक एग्जाम्पल रहता था। बाद में वृद्ध एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही थी। तो वो जो बूढ़ी थी उसकी माँ, वो एक पुराने खाट पर पड़ी सरा एक आवाज निकाल रही थी, बीमारी से करा रही थी। ओके, तो बोली अपने दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। तो उसका बहुत ही इंतजार कर रही थी कब मिलेगा देखने करके। तो किसी समय वो बोलती है, अभी किसी समय शक्कर का कारखाना चलता था। भाइयों ने स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इन भावना तक पहुंचा दिया, अभी रोटी के भी लाले हैं। तो वो पहले तो ऐसे गरीब नहीं थे बोलते हैं, पहले उसका शक्कर का कारखाना चलता था और बहुत ही अच्छे भले खानदान से थे। पर भाइयों के झगड़े ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में उनको रोटी के लाले पड़ गए अभी। तो पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ धरती माता को सौंप दी थी। आज 3 दिन हुए मुझे वह बिचक आप ही आप रद्दी कागजों में मिला। तो पहले के ज़माने में कभी भी लॉकर भी नहीं रहते थे। तो वो कोई चीज़ सामान रखना है, नहीं तो कुछ पैसा रखना है तो ज़मीन में, नहीं तो दीवार में गाड़ते थे। तो ऐसे उसका भी कहाँ पर गाड़ा हुआ था। तो उसका बिचक मतलब मैप उसको उसकी माँ को मिल जाता है और वो उसे देने के लिए उसको फिर से बाबू हरिदास को बुलाने के लिए मगन सिंह को कहती थी। तो उसको बताती है अभी ये आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया। तो कागजों में उसको मिल जाता है। तो सराह ने जो संदूक रखा है उसी में वह बिचक है, सब बातें लिखी है। तो एक संदूक मतलब बक्सा रहता है उसके सिर के पास, उसी में वो नक्शा रखा है बोलती है वो। तो बीचक देखते ही उसको ज्ञात होता है। तो बीचक के ज्ञात होता है कि उसके घर से 500 डग पश्चिम की ओर मंदिर के चबूतरे में नीचे है। तो वो जो खजाना है वो 500 डग पश्चिम में एक मंदिर के चबूतरे के वहां पर गड़ा हुआ रहता है। तो हरिदास धन को भोगना चाहता है, पर इस तरह की किसी भी कानो कान खबर होना नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। तो वो तो बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी थे। तो ऐसे उसने दूसरे का हड़प की, ऐसे उसने किसी के भी कानों पर गिर जाता तो वो उसका नाम बदनाम हो जाता। तो इसके भी बहुत आशंका थी बोल रहे हो। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो हरिदास मंदिर के चबूतरे पर बैठे और कुदली से खोदते। तो जब सो जाते सब लोग, रात होती तो वो कुदली लेकर वहां पर खोदने के लिए चले जाते। तो अमावस्या की रात थी, हर दिन वो खोदने को जाते थे। तो एक दिन अमावस्या की रात थी तो तहखाना मिल गया। तो वो खोदते खोदते पहुंच गया तहखाने तक। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदले नहीं,
तो वो बहुत खुशी नहीं मना रहे थे, क्योंकि सबको पता चलता उसके नाम खराब होता था। तो वो चुपचाप घर पर आए। तो घर पर आए तो क्या हुआ, आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से गई नहीं। तो वो पूरी रात सोया, पर उसकी थकान दी थी, और उसके जोर ये जो है फीवर आया था, वो फीवर भी गया नहीं, और वो फीवर के मारे वो मर जाते हैं। ओके, तो मृत्यु के पीछे यह बिचक उसके सपुत्र प्रभुदास के हाथ लग जाता है। तो यह अभी मैप है, ये उसके बेटे के हाथ में लग जाता है। तो वो सोचने लगता है, तो जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत होगा। तो वो बोलता है कि उसके बाप तो इतना सत्यवादी था, इतना अच्छा लोगों में उसका फेमस था कि तो उसने ये धन का बिचक छुपाने में कोई गलत नहीं समझा, तो मेरी क्या गिनती है। तो वो बोलता है कि ये समझो मुझको धन मिल गया तो मैं रईसों में गिना जाऊंगा, बोलता है। तो शाम होते वे घर से निकल ऐसे ज्ञात होता था कि मानो हरिदास की आत्मा उसके वेश में अपना काम कर रहे। तो वो रात होने के बाद अपने पिताजी की तरह जाता था और खोदने लगता था उधर के। तो जैसे लगता था कि वो अभी उसकी बाप की आत्मा है उसके शरीर में गया है। ओके, वो अपना काम करके लेता है जो आधा ही पड़ा था। तो चट्टान के दराजे में बारूद रख पतीला लगा दिया और क्षण में ही बड़े जोर से धमाका और चट्टान टूट गई। तो उसके पिताजी ने तो पूरा खजाना खोद के ऑलरेडी रख दिया था कि तो एक चट्टान थी और चट्टान हट नहीं रही थी। तो ये क्या करता है, बारूद लगाता है और चट्टान को फोड़ देता है। चट्टान फूटने से वो उड़ जाती है। ओके, और प्रभुदास जो वो खजाना लेकर घर पर आ जाता है। तो खजाने में 10,000 मोहरे रहती है। तो वो मोहरे लेकर घर आता है। तो प्रभुदास ज्वार के ज्वाला से रहते हैं, जो जल रहे रहते हैं, करवटे बदलते हैं, कराते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, पर आंखें लोहे की संदूक की ओर लगी रहती है। तो उसको भी उसके पिताजी की तरह फिर से फीवर आ जाता है, उसी की तरह उसका हालत हो जाता है। तो वो करवटें बदलते हैं, मतलब इधर उधर ढूलते रहते हैं तकलीफ के कारण, और कराते रहते हैं, मतलब आवाज़ निकलते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, और आंखें पर उसके वो संदूक की तरफ रहते हैं, क्योंकि उसमें उसकी आशा बंधी थी कि वो रिच बनेगा उससे। ठीक, तो बस बचते बचते प्रभुदास का मुंह पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। तो अभी उसकी हालत बिगड़ रही थी। तो 10 बजे उसके मुंह जो है वो पीला हो गया और उसकी आंखें भी लाल हो गई। डॉक्टर ने आकर देखा, पर दवाई का असर उल्टा हुआ। तो डॉक्टर भी आके उसको देख के दवाई देके गया, पर उसका भी उलट असर हुआ। ओके, साइड इफेक्ट हुआ उसका। तो इतने में मगन सिंह सामने आकर खड़ा हो गया, इशारे से अपने निकट बुलाया। तो मगन सिंह को अपनी तरफ बुलाता है प्रभुदास और कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और प्राण निकल गए। तो वो बोलना चाहता था, उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। तो ये हमारा गुप्त धन का लेसन है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको लेसन पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ओके, तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, और पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो पॉइंट टू पॉइंट का भी वीडियो अपलोड कर दिया। तो चाहिए तो वो भी आप टाइम मिलते हैं तो देख सकते हैं। तो थैंक यू।